हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड यानी इंटर परीक्षा 2025 के लिए जो 12th फिजिक्स का हम लोग जो हर साल पूछे जाने वाले जो बार बार जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उसमें 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग चुन कर लाए हुए 20 सब्जेक्टिव प्रश्न। कितने? 20 सब्जेक्टिव प्रश्न, कोई 10 नहीं, 20 सब्जेक्टिव लाए हुए हैं। इससे लगभग ये वन शॉट क्लास होने वाली है जो आपको सबसे आसान भाषा में 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में याद करवा देंगे। तो आपको जल्दी से याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हम याद करवा देंगे। और उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और चलिए हम आज व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको फ्री पीडीएफ दिया जाता है और क्लास होता है तो उसका लिंक मिलता है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है 20 सब्जेक्टिव हम बताएंगे आपको, जिसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सीधा आपके डायरेक्ट एग्जाम में मैच करने वाले हैं। तो वही हम देखेंगे। आपको पूरा बुक से 1 से 15 चैप्टर से हम लोग चुन कर लाए हुए, जो आपको जो हमेशा सभी प्रश्न है जो कभी ना कभी पूछे ही गए। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं पूछे गए। वो जितना इंपॉर्टेंट हमको लगा है जो बार बार आ सकते हैं वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। आप सबसे बस एक ही आपको रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में आए हैं तो कृपया ये 20 प्रश्न को पढ़कर जाए, बीच में आप न जाए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है जो आपका BSCBN 2020 और 2022 में पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर से है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, आपका प्रश्न में बोला जा रहा है। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखिएगा तो वो चलिए देखते हैं कि उत्तर लिखना है आपको कि वे तरंग है। ये आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर में भी। तो जैसे आएगा 5 नंबर आएगा थोड़ा और बड़ा करके आप लिख दीजिएगा, ताकि मतलब और बढ़ा के लिख दीजिएगा ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा टीचर देखें कि बच्चे बहुत लिखा है तो आपको मार्क्स दे दे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तरंगे जिन्हें अगर संचार यहाँ से वहाँ चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, बिना माध्यम के हम वहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। वैसे ही कोई वैसे तरंग जिस बिना संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। जैसे आपको कोई आदमी देखते होंगे कि बिना उसे कोई परवाह नहीं होता, एकदम बिना पूछे अपने आप चल जाता है किसी। वैसे ये तरंग बिना कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने के लिए कोई किसी पूछेगा जो किसी से इजाज़त, किसी से अनुमति लेने के लिए ज़रूरी ही नहीं है। जब खुद का अनुमति खुद जब चाहे चल जा सकता है। वैसे ही आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है कि वे तरंग संचारित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, वो खुद से अपने काम कर लेगा, तो उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और अगर 5 नंबर पूछे थोड़ा बढ़ाइएगा ऐसे, तो अर्थात ऐसा लिख दीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, बस अब मिल गया 2 नंबर, बस हो गया खत्म। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी संचारित हो जाती है। अब बड़ा कर लिखिए कैसे कि बड़ा कर लीजिए, थोड़ा 5 नंबर पूछेगा तो लिख दीजिए इस प्रकार से कि विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में भी संचारित हो जाता है। निर्वात में भी संचारित हो जाता है, कोई भी माध्यम नहीं होता निर्वात में, वहाँ भी ये चलता है, आराम से चल जाता है। क्योंकि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो तरंग होते हैं जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, इनकी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो क्यों चलेंगे कहीं भी। इसलिए अंतरिक्ष में संचार के लिए अर्थात वार्ता के लिए इन्हीं तरंगों का उपयोग किया जाता है। जब आप जो कोई वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो जब एक दूसरे से बात करने के लिए होते हैं ना, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही वे प्रयोग करते हैं। किसका तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग का वे प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका 1 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आप आसानी समझ गए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, तो वे तरंग है जिन्हें संचारित होने के लिए यानी जिसको वे तरंग है जिसको चलाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि ट्रांसफार्मर क्या है। आपका ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर देखते होंगे, जब ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको जरूर आपके जहाँ रहते हो गांव में से ट्रांसफार्मर जरूर होगा। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से क्या समझते हैं। बिहार बोर्ड 2013 में पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर क्या है। आपका ज़्यादातर ये 5 नंबर में पूछा था, लेकिन आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आपको किस प्रकार से लिखनी है, तो वही आपको आंसर हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है।
तो ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा और यहाँ पे इस प्रकार निशान देकर लिखना शुरू कीजिएगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है, समझे, इसका अर्थ हुआ कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कि लो वोल्टेज को, मतलब अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो उसको हम अधिक वोल्टेज कर सकते हैं, और अगर अधिक वोल्टेज आ रहा है तो उसको हम कम वोल्टेज करते हैं। अपने आप से हम नियंत्रित कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा किसी भी, अगर आपको एसी लेना है तो डीसी में बदल सकते हैं और डीसी को एसी में बदल सकते हैं। यानी यही समझ लीजिए, अगर लो वोल्टेज आ रहा है तो उसको हम हाई वोल्टेज कर सकते हैं, यानी अगर कम वोल्टेज दे रहा है अगर, तो हम उसको ज़्यादा वोल्टेज ला सकते हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है तो उसको हम कम कर सकते हैं। बस यही हुआ ट्रांसफार्मर, यही ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या समझते हैं, 2 क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर में ही पूछेगा, इतना आपको पूरा गारंटी है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर समझिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं, तो किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। तो ये था आपका 2 नंबर प्रश्न में। और चलिए हम अगला प्रश्न में जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न में आप आसानी से समझ गए होंगे, हमारे से उम्मीद है। और 3 नंबर प्रश्न में है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड क्या है, प्रश्न में 3 नंबर में ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है, तो इसके कहा जाएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है। तो इसका जो बिहार बोर्ड 2012 और 2020 में पूछा गया था, ट्रांसफार्मर क्रोड परतदार क्यों बनाया जाता है। तो आंसर इस प्रकार लिखनी है कि भंवर धराव के कारण, जो आपका भंवर धराव होता है, भंवर धराव के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा के बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होगा वो परतदार क्यों बनाया जाता है, तो भंवर धराव के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा के बर्बादी को कम करने के लिए, रोकने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड को परतदार बनाया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब किसी धातु के टुकड़े से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जो धातु के टुकड़े के पूरे वॉल्यूम में भंवर धाराएँ उत्पन्न होती है, ये भंवर धाराएँ इतनी प्रबल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि धातु का टुकड़ा अत्यधिक गर्म हो जाता है। धातु का टुकड़ा होता है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की बर्बादी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। इसी बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड को परतदार बनाया जाता है, ताकि ये भंवर धारा से जो हानि हो उससे बचा जा सके। इसलिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया था, आप लिख दीजिएगा कि भंवर धराव के कारण होने वाली जो हानि होती है उससे बचने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न में भी आप समझ गए। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 4 नंबर प्रश्न में है, नमन कोण की परिभाषा लिखे। नमन कोण की क्या कीजिए, परिभाषा लिखिए आप लोग। नमन कोण की परिभाषा क्या होगी, ये आपका बहुत ही बोर्ड जगह पूछा गया है, अनेकों बार पूछा गया है, लेकिन हम मेंशन नहीं किए। इसे बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया है ये, लेकिन बहुत बार पूछा गया है और आपसे लिखे नहीं है, लेकिन पूछा ये बहुत बार गया है। इतना है पूरा गारंटी है कि बहुत बार पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जितना भी सिलेक्ट करा है सभी पूछा गया है कभी ना कभी। नमन कोण की परिभाषा को लिखना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर की क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। नमन कोण किसे कहते हैं, नमन कोण की परिभाषा अगर पूछे तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर के में क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण होता है उसे हम लोग नमन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नमन कोण, उसको हम लोग नमन कोण कहते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है आपका कि 5 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को व्यवहार को अलग करने वाली 2 विशेषताओं बताइए। बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया था। उत्तर लिखना है अनुचुंबकीय पदार्थ लिख दीजिएगा और लिखिएगा कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के व्यवहार को अलग अलग करने वाली 2 विशेषताएं बताइए। जो विशेषताएं सबसे पहले एक में लिखना स्टार्ट करिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। एक में लिखिएगा कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ होगा वो चुंबकत्व द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। और दूसरा में लिखिएगा कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक लेकिन बहुत छोटी होती है।
और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण पूछा जाए, अन्य चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ दोनों का गुण लिखना है। तो अन्य चुंबकीय पदार्थ को लिखिएगा कि अन्य चुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, बहुत ही वीक कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, और किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक लेकिन बहुत ही छोटी होती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण में लिखिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता ऋणात्मक लेकिन बहुत छोटी होती है। ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अन्य चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण लिखने के लिए यह बोला जा रहा था। और चलिए ये आपका ये क्वेश्चन समझ गए, और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर प्रश्न में है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। यहाँ पर लॉरेंज बल किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो जब भी कोई आवेशित कण जिस पर आवेश रखा हो, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है, तो जब भी गति कर रहा है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। तो इस पर एक बल कार्य करता है, तो इस बल को क्या, जो बल कार्य करता है ना, इस बल को ही क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहा जाता है। जो भी इस क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, जिसे ही चुंबकीय बल कहा जाता है। लॉरेंज बल की दिशा लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा में लंबवत होती है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, तो इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल समझ गया किसे कहते हैं, लॉरेंज बल। तो जब भी लॉरेंज बल किसे कहते हैं, एक बार चलिए अच्छे से आपको समझाते हैं कि लॉरेंज बल क्या होती है। तो लॉरेंज, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो आवेशित कण पर जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के चलने की दिशा के लंबवत होती है। और अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न में है कि अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। यानी ये भी आपको 2022 में पूछा गया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। एक होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को सबसे पहले कैसे लिखिएगा, तो यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, हमने दाहिने हाथ को तर्जनी और मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक की गति, अपना अंगूठा जो होगा वो चालक की गति की दिशा में इंगित करेगा, चालक की गति किस तरफ है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है, और जो तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है। मध्यमा हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है, और जो इसमें जो मध्यमा जो उंगली होती है, 5 उंगली मध्यमा जो उंगली होती है वो परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा को दिशा को इंगित करती है कि धारा किस तरफ है। तो ये था आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की समझिए। दाएं हाथ का नियम कि यदि हम अपने दाहिने हाथ का जो हाथ है उसको हम इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी होगा और मध्यमा और अंगूठा, इसमें से अंगूठा एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में इंगित करता हो और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करे, और मध्यमा हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा में प्रदान करती है। तो यही आपका होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब चलते हैं, इसमें भी यह देखेंगे कि ये भी लेकिन आसान है, लेकिन ये भी पूछा जाता है, 2022 में पूछा जा चुका है और न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वो भी हम देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपको समझ गए। और चलिए 8 नंबर प्रश्न में है आपका 8 नंबर प्रश्न में है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। एक समझिए कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, अब समझिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, दाएं हाथ का समझ गए। तो इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, और हमने बाएं हाथ की तर्जनी को और मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी एक दूसरे के लंबवत की दिशा में हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, जिसमें अंगूठा हो वह बल की दिशा की तरफ इंगित करता हो या ज्ञात करता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जिसमें अंगूठा जो बल की दिशा को ज्ञात करने में गति करता हो
तर्जनी उंगली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा मध्यमा उंगली जो हो अगर उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दिशा को ज्ञात करने में ये इंगित करता हो। तो ये था आपका क्या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। अब ये समझिए कि राइट और लेफ्ट दोनों समझ गए। इसमें से आपको लगभग यह 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाती है, जो आपको निश्चित रूप से इसको एक बार 2 बार देखते रहेगा याद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको यह है कि किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें, जो बिहार बोर्ड 2019 और 2021 में पूछा गया था और अभी ये 2025 में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि ये 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है बाकी किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करें, जो बिहार बोर्ड 2019 और 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा, किसी सतह पर विद्युत प्रवाह को परिभाषित करने के लिए अगर बोला जाए तो किसी सतह पर लंबवतः किसी भी सतह पर लंबवतः गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, किसी भी सतह पर अगर लंबवत में गुजरने वाली जो रेखा होगी, यहाँ से समझ लिए कि यहाँ पे रेखा है, यहाँ से जब रेखा कोई गुजरती है तो गुजरने वाली जो रेखा हो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं कुल संख्या को सतह पर ही विद्युत प्रवाह कहा जाता है। क्या कहता है? तो किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाली, ये सतह हुआ और ये सतह हुआ, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, कितने भी यहाँ पर संख्या जो गुजरेगी उसको ही क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाह कहते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये भी आपको पूछा जाता है। इसमें जो पूछा गया जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए आपको इसको निश्चित रूप से याद करते चलिए। और चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है आपका। 10 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 10 नंबर प्रश्न में आपका है कि कूलॉम बल की सीमाएं क्या है, जो बिहार बोर्ड 2010 में पूछा गया था और 2025 में भी आ सकता है। कूलॉम बल की सीमाएं क्या है? बहुत ही MBBI इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको MBBI, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो कूलॉम के बल की सीमाएं क्या है? तो इसकी सीमाएं आपका हो जाएगा, सीमाएं की कूलॉम का बल का सीमा लिखिएगा कि नहीं, इसका कूलॉम का बल का सीमा निम्नलिखित है। और 1 नंबर से लिखना स्टार्ट करिएगा। कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कूलॉम का नियम किसे? केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। यह नियम बहुत ही कम दूरी के लिए सत्य है, ज़्यादा दूरी के लिए यह नियम सत्य नहीं है। यह नियम 10⁻2 - 15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी ये सत्य नहीं है। जब 10⁻2 - 15 मीटर जो कम दूरी होगा उसके लिए भी ये नियम सत्य नहीं होता है, ये भी असत्य हो जाता है। और 4 नंबर रूल में लिखा गया यह एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नियम भी नहीं है। यह एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नियम भी यह नहीं है। तो ये था 4 नियम आप लिखिएगा। कूलॉम के बल सीमाएं, इसका इसे सीमाएं होता है कि सब नंबर 1 में था कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, और 2 में था कि यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, और 3 में था कि यह नियम 10⁻2 - 15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और 4 में है कि यह एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नियम नहीं है। तो 10 नंबर प्रश्न में इस प्रकार था, आप समझ चुके हैं। और चलिए 11 नंबर प्रश्न में है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका? ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसका 2 उपयोग का आपको लिखना है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, चलिए वो पहले जानते हैं, और उपयोग को भी हम लिखेंगे। तो उत्तर में लिखिएगा ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये आप लिख दीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर, और उत्तर लिख के लिखना स्टार्ट करिएगा। प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है, इसको हम ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय फाइबर कहते हैं। प्रकाशीय फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को जो प्रकाश से जो ऊर्जा आती है, प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर भी आधारित है। प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति है, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर भी आधारित होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। और इसका उपयोग किस प्रकार से लिखिएगा? उपयोग लिखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय जांच में किया जाता है। जो भी आपका डॉक्टरों के द्वारा जो जांच किया जाता है चिकित्सीय जांच, उसमें भी आपका ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हमको भेजना है तो भी हम ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। समझ गया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है आपका, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, तो ये भी आप समझ गए। और चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर प्रश्न में। 12 नंबर प्रश्न है प्रकाश के पूर्ण क्या है आपका? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताइए आप लोग। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो भी आपको बहुत बार पूछा गया है, इसमें अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लगभग 2022 में पूछा गया है
और 2021 में पूछा गया, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी शर्तें भी आपको बतानी है। तो जब प्रकाश किरण, उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और इसकी शर्तें क्या है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित है। प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और सेकंड में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। ये आपका 10th में पढ़े होंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाए तो इसे प्रकाश का कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसकी शर्तें कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और सेकंड में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन था कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो इसका आंसर हो गया कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो ये आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसकी शर्तें, तो प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। चौदह नंबर प्रश्न है कि एक्स किरण के उपयोग को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्स किरण के उपयोग को आपको लिखना है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखे। प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखना है आपको। एक में है कि प्रकाशीय और अगला क्वेश्चन 13 नंबर में है कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को आपको लिखना है। प्रकाशीय यंत्रों के 3 उपयोगों को आपको लिखना है। तो किस प्रकार से लिखिएगा, तो चलिए देखते हैं। तो आपको लिखना स्टार्ट इस प्रकार से करनी है कि प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग है। क्या है प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग है। नंबर 1 में लिखना है कि अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यंत सबसे छोटी जो वस्तुओं को हमको देखना होगा तो हम प्रकाशीय यंत्र का ही प्रयोग करेंगे। और सेकंड में अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए भी हम प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा में लिखिएगा किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए प्रकाशीय यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाशीय यंत्रों का किन्हीं 3 उपयोगों को आपको लिखना था। तो लिखिए इस प्रकार से, प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग है। नंबर 1 अत्यंत छोटी वस्तु, जितना भी छोटी छोटी वस्तु होगा हम किसके द्वारा देख सकते हैं, तो प्रकाशीय यंत्र के द्वारा। तो अत्यंत जो बहुत दूर स्थित वस्तु जो होगा उसको भी हम प्रकाशीय यंत्र द्वारा देख सकते हैं, नहीं तो हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए भी हम प्रकाशीय यंत्र का ही प्रयोग करते हैं। तो ये 13 नंबर प्रश्न में भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। और चलिए हम कितना नंबर, आप 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या है आपका कि आपका ये 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न में कि एक्स किरणों के उपयोग को आपको लिखना है। क्या लिखना है, एक्स किरण के उपयोग को। एक्स किरण की जो उपयोग होता है वो इसमें एक प्रकार लिखिएगा। 1 नंबर में रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। किसमें, रेडियोग्राफी में क्या किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड में किसी भी क्रिस्टल की संरचना यानी अध्ययन किरणों की मदद से की जाती है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना यानी जब भी किसी भी क्रिस्टल को बनाना हो तो उसका अध्ययन करना हो तो किरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किस कौन सी किरण का, तो एक्स किरण का। आपको एक किरण में होता है, एक किरण होता है, गामा किरण होता है, अल्फा किरण होता है, लेकिन आपको एक्स किरण के उपयोग लिखना है। सभी का उपयोग होता है लेकिन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको लाए हुए हैं एक्स किरणों के गुण में। तो सबसे पहले लिखिएगा कि रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। और सेकंड में किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन किरणों की मदद से की जाती है। और तीसरा में चिकित्सा के क्षेत्र में किरणों का बहुत महत्व है। कई रोगों की जांच और निदान किरणों की सहायता से किया जाता है। और 4 नंबर लिखा गया रेडियो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है एक्स किरणों का प्रयोग। तो ये था आपका 14 नंबर प्रश्न, आपको अच्छे से भी समझ चुके होंगे। और चलिए हम अगला 15 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपका है नाभिकीय बल क्या है। ये भी आपको बहुत ही VVI प्रश्न, इसको हम कह सकते हैं
इम्पोर्टेंट प्रश्न भी इसको कह सकते हैं। ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि प्रश्न आपका है कि नाभिकीय बल क्या है और इसे गुण को लिखना है। ये आपका 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इसको किस प्रकार से लिखिएगा, तो लिखिएगा नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षक का नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षक का नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। देख दिए नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण नाभिकीय बल को कहा जाता है और उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता है। गुण लिखिएगा, गुण इस प्रकार से लिखिएगा गुण कि नाभिकीय बल आकर्षक बल होते हैं। नाभिकीय बल क्या होते हैं? आकर्षक बल होते हैं, एक दूसरे को खींचने वाले बल होते हैं। और नाभिकीय बल अत्यंत लघु पराश्रिक होते हैं, और ये भी जो होते हैं नाभिकीय बल बहुत ही लघु पराश्रिक बहुत ही छोटे होते हैं। और नाभिकीय बल अवैद्युत तथा अगुरुत्वीय भी होते हैं। तो 3 नंबर लिख दीजिएगा, तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन 4 नंबर लिखिएगा कि नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल, बहुत ही मजबूत भी होते हैं। तो ये भी आपको 15 नंबर क्वेश्चन भी पूरे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 16 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। ये आपका बहुत बारी VBI क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही VBI क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। आपको ये सीमाएं आप देख रहे होंगे, सीमाएं क्या सीमाएं ये आपका किसमें कितने नंबर पूछा जाएगा, तो आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपको ये पूछा जाएगा। तो बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, अथवा परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों को भी आपको उल्लेख करनी है। तो पहले हम सीमाएं देखते हैं। तो सीमाएं लिखिएगा कि बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं इस प्रकार है या निम्नलिखित है, और लिखना स्टार्ट करिएगा। यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है। यह परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई विचार नहीं देता है। और सेकंड में स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान भी देता है, यह ज्ञान भी नहीं देता है। और तीसरा में यह मॉडल जटिल परमाणुओं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, ये भी नहीं समझा, ये भी किस है या फिर सीमा ही है। और लिखिएगा यह मॉडल तरंग संख्या में विषय में कोई सूचना नहीं देता है। तो ये था आपका क्या, आपका 16 नंबर प्रश्न में था। 16 नंबर प्रश्न में आप अच्छे से समझ चुके हैं। और चलिए हम 17 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपका अर्ध आयु क्या है। प्रश्न क्या है आपका? अर्ध आयु। ये भी आपको बहुत ही पूछा गया प्रश्न है, जो लगभग 2020 में पूछा गया था। 2020 में आपको ये भी आपको क्या करनी है, अच्छे से आपको ये भी याद कर लेनी है। तो अर्ध आयु क्या है आपका VBI प्रश्न है। तो लिखिए कैसे उत्तर, प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, सबसे शुरू में यानी प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणुओं के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है। जो उसमें आधे परमाणु होते हैं उसको अगर विकसित होने में एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है, उस समय को रेडियो एक्टिव का अर्ध आयु काल कहा जाता है। इसके द्वारा ही सूचित किया जाता है, इसे इधर सूचित किया जाता है कि हमें आपका अर्ध आयु काल की जब प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या आधे परमाणुओं के विघटित होने के निश्चित समय लगता है, और जितने समय में परमाणुओं की संख्या आधे होकर विघटित हो जाती है, उस समय को रेडियो एक्टिव अर्ध आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव अर्ध आयु। तो ये था आपका कितना नंबर क्वेश्चन, ये था आपका 17 नंबर क्वेश्चन। ये 17 नंबर क्वेश्चन भी आप अच्छे समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कितना नंबर है 18 नंबर प्रश्न में कि अल्फा किरणों के गुण बताएं। मैंने कहा था कि एक होते हैं एक्स किरण, एक होता है अल्फा किरण, एक होता है बीटा किरण, या एक होता है गामा किरण, ये सब होता है। तो अल्फा किरणों के गुण बतानी है आपको। तो ये भी आपका VBI प्रश्न है, सभी आपको चुना गया प्रश्न है, तो सभी कभी ना कभी पूछे गए हुए हैं। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये पूछे गए हुए हैं। तो इसमें आपको कि अल्फा किरणों के गुण लिखना है, किस प्रकार से लिखिएगा, अल्फा किरणों के निम्नलिखित गुण है। क्या है? अल्फा किरणों के जो गुण है वह निम्नलिखित नीचे लिखा गया है। और नंबर 1 पर लिखिएगा कि वास्तव में वह कण हीलियम का नाभिक है। वास्तव में यह कण है जो हीलियम का नाभिक है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती है। यह किरणें क्या कहती है? फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती है, क्योंकि अल्फा किरणें। तो वास्तव में यह कण हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका पहला गुण था। और दूसरा गुण, यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालती है। और तीसरा, इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी कम यानी 1/10वां भाग होती है। और 4 में लिखिए कि यह कणों की वेधन क्षमता बहुत कम होती है। यह इस कणों की जो वेधन क्षमता होगी ना सबसे कम होगी, सबसे कम इसकी वेधन क्षमता होगी सभी किरणों की अपेक्षा।
तो ये था आपका 18 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे समझ गए। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध क्या है? दो उत्तर लिखिएगा इस प्रकार से। आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो द्रव्यमान और ऊर्जा होती है वह क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध होता है, E=mc², ये पर संबंध होती है। तो ये आपका समझ गया 19 नंबर प्रश्न भी। अब चलिए हम 20 नंबर जो आपका अंतिम प्रश्न है, सबसे अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी है, वह देखना स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि किरणों के गुण बताएं। आपने देखा था कि अल्फा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब देखा था, लेकिन पूरा किरणों के आपको गुण बताने के लिए बोला जाएगा। कैसे लिखिएगा, तो जानते रहेगा तब लिखिएगा। तो चलिए हम इसके लिए देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखिएगा। तो देखिए कि उत्तर गामा किरणों के गुण निम्नलिखित है। नहीं, किरणों नहीं, गामा किरण गुण था ये। गामा किरणों का गुण निम्नलिखित है। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। गामा किरणें क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। और सेकेंड में कि इन किरणों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इनको जो ऊर्जा होगी वह बहुत ही अधिक होती है। और 3 नंबर यह किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती, अर्थात ये किरणें प्रकाश की चाल से गमन करती है। और लिखिए कि इनकी आयनीकरण क्षमता बहुत कम होती है, ये भी इनका क्या है गुण है। और इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इनकी गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम एक्स किरणों की होती है। तो 20 नंबर प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। आपके बोर्ड जब आएगा तब आप लिख दीजिएगा। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन में आपको हम 20 क्वेश्चन अच्छे से समझा पाए या नहीं समझा पाए। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमको भी लगे कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं रहे। तो आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन बताए थे। अब 20 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और चलिए हम क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।